अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर परिचर्चा है। आज उत्तर प्रदेश में एक विशाल आयोजन हुआ। इस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित हुए, देश के जाने माने उद्योगपति भी आए और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने और उत्तर प्रदेश में निवेश करने का सबने संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। क्या इस बदलते उत्तर प्रदेश में हम उस तरह का समुचित विकास का वातावरण दे पा रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश आर्थिक पटरी पर अब पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा? और क्या इससे उत्तर प्रदेश के लोगों का आम जीवन बदलेगा? इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ राजधानी में। दावा किया गया है कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा की 1446 परियोजनाएं एक साथ प्रारंभ होंगी प्राइवेट सेक्टर में। ये अपने आप में अभूतपूर्व है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं निजी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि लाती हैं। अगर हम इन परियोजनाओं को ज़मीन पर उतार पाए तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की हालत बदलेगी। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के नामी गिरामी उद्योगपति सम्मिलित हुए और सब ने ये साझा संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश को वो निवेश के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन मानते हैं और उत्तर प्रदेश को वो में निवेश करने के इच्छुक भी हैं, निवेश कर रहे हैं। सबसे प्रमुख नाम गौतम भाई अडानी का है, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। 70,000 करोड़ अकेले वो निवेश करेंगे। कुल 80,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसमें 70,000 करोड़ का काम अकेले अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश में करने जा रहा है। मोस्ट वेलकम, अच्छा कदम है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को काम धंधा मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए और बेहतर माहौल बनाने के लिए हमें क्या एफर्ट करनी चाहिए? सरकार को लाल फीताशाही कितनी और कम करने की ज़रूरत है? सिंगल विंडो क्लियरेंस हमें कैसे करने की ज़रूरत है? दुनिया के दूसरे मुल्कों से हमें और क्या सीखने की ज़रूरत है, जहां इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सारी लाल फीताशाही को हटा दिया। एक क्लिक, एक आवेदन, सारी अप्रूवल। आप कैरेबियन कंट्रीज़ को देख लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, आप ईस्ट एशिया के देश देख लीजिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लीजिए, आप नॉर्थ अमेरिका के आसपास के देशों में देखिए। उनसे सीखिए, जानिए और समझिए। निवेश के लिए निवेश का माहौल कैसे बनाया जाता है और सभी बाधाओं को हटा के रास्ते सुगम कैसे किए जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सरकार की पॉलिसी क्या है और हम सपोर्ट सिस्टम क्या साथ में डेवलप कर रहे हैं। कोई भी उद्योगपति बहनों भाइयों यूं ही कहीं किसी स्टेट में पैसे नहीं लगाता। पैसा ऐसी चीज़ है जो बिना वजह कोई कहीं इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इन्वेस्टमेंट की हमें संभावनाओं को उनके सामने प्रदर्शित करना होगा। एक अच्छा इन्वेस्टर क्या चाहता है? अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्रॉमिस्ड लैंड, बेटर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अच्छी कानून व्यवस्था और कम से कम सरकारी दखलंदाजी। उत्तर प्रदेश के साथ एक भौगोलिक परेशानी भी है। मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता हूं, हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, चारों तरफ से घिरे हुए। हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमें दूसरे पोर्ट पे, दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हम पश्चिम बंगाल की तरह या दूसरे तटीय राज्यों की तरह उतने लकी नहीं हैं। हमारी निर्भरता दूसरे राज्यों पर है। तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट में आप क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ माहौल बनाने से ही नहीं, सरकार को अपनी टैक्स नीतियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है और टैक्स नीति में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उद्योग वहां के लिए निरंतरता जारी रहे। ऐसा ना हो कि सब्सिडी लेकर उद्योग गायब हो जाएं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और जैसा कि उत्तराखंड में हुआ। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का राज्य है।
सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट, सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग, साधन संपन्न वर्ग, रूरल एरिया से लेकर मेट्रो, बेहतर कनेक्टिविटी, टैक्स की बेहतर रियायत, गवर्नेंस का अच्छा मॉडल, लाल फीताशाही को हटा के चीज़ों की सुगमता करना, यह उत्तर प्रदेश के लिए बेहद आवश्यक है। निवेश का रास्ता बहनों भाइयों यूं ही नहीं बनता। कोई व्यक्ति लाल फीताशाही में फंसना ही नहीं चाहता। आज जब मंदी के दौर से हम निकल रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट धड़ाम है, जो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही थी मार्केट में, वो धंधा इस समय बहुत मंदा है। हमें वैकल्पिक माध्यमों पर भी विचार करना होगा, और ऐसा भी ना हो कि सारे इन्वेस्टमेंट नोएडा एनसीआर में हो। डाइवर्सिफिकेशन, बुंदेलखंड चलिए, ईस्ट यूपी चलिए, रुहेलखंड चलिए, सेंट्रल यूपी आइए। पश्चिम में तो हर कोई तैयार है, लेकिन हमें यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के मशहूर उद्योगपतियों ने क्या कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, पहले वो सुनिए, फिर इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बड़े अवसर में तब्दील करें, ऐसे मसलों को और इस तरह निवेशकों को हम कैसे आकर्षित करें, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, आज कंपैरिजन करेंगे। कुछ बयान सुने। यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP. डिफेंस सेक्टर उत्तर प्रदेश में काफ़ी इस वक्त प्रचलित है और बड़े उद्योगपति उस पर काफ़ी रुचि भी दिखा रहे हैं। जैसा कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने यह दावा किया कि वो डिफेंस सेक्टर में साउथ एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कानपुर में बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भी दिया हुआ है। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर कैसे बढ़े, हम सब के क्या सजेशन है, अपोजिशन का क्या सजेशन है, एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, समाज के दूसरा वर्ग क्या सोचता है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचता है, चैम्बर्स क्या सोचते हैं, सबको मैंने आज इकट्ठा किया हुआ है। तो एक जीबीसी वहाँ हुई है, एक छोटी सी जीबीसी यहाँ कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या ज़रूरत है। जो वहाँ नहीं बोल पाए उनसे यहाँ बुलवाते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक सिंह कांग्रेस के एमएलसी। मुकेश सिंह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश चैप्टर के। और डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं और आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ अभी सम्मिलित होंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। एसएन सिंह जी, आपसे समझना चाहते हैं कि आप बताइए कि इस जीबीसी 3 में उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों को क्या भरोसा दे पाई? देखिए, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उत्तर प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कार्य कर रहे हैं। 2017 से 22 के भी कार्यकाल को आप देखेंगे तो 2 बड़ी सेरेमनी ऐसे करके और तमाम निवेशकों को उत्तर प्रदेश ले आने का सरकार ने कार्य किया। 4.5 लाख के निवेश का जो प्रस्ताव था उसमें से खुशी की बात यह है कि 3 लाख निवेश किया गया, जो कोरोना काल खंड के बावजूद भी एक बड़ा निवेश माना जाता है। और ब्रिजेश जी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो या ढेर सारी डेटाबेस कंपनियां वो उत्तर प्रदेश का रुख की, और सैमसंग जैसी कंपनी जब चाइना से अपना रिश्ता तोड़ती है, भारत की तरफ नाता जोड़ती है और उत्तर प्रदेश को अपनाती है, तो निश्चित तौर पे ये खुशी का विषय है। चूंकि निवेश अपने आप में समृद्धि का परिचायक है, रोजगार का परिचायक है। अगर उत्तर प्रदेश में निवेश होता है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पहले से ही एक अच्छा प्रदेश है जहां अनुकूल वातावरण है, मैन पावर की उपलब्धता है, लेकिन खराब कानून व्यवस्था, सड़कों की बुरी हालत और इस तरह से बिजली की अनुपलब्धता के कारण पहले इस तरह से कार्य नहीं हो सकते थे। 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाया और आज अपार खुशी हो रही है कि आज तमाम निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ अपना रुख किए हैं। पिछले कार्यकाल में भी ढेर सारे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया और आज जिस तरह से बड़े निवेशकों ने वहां पे घोषणा किया है कि ये इससे एक रोजगार सृजित होगा, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश में खुशहाली आएगी, इसका हम भूर स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की जनता के तरफ से धन्यवाद देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक सिंह को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी सदन से उद्योगों को लेकर। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ब्रिजेश जी, जिस तरह से हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के और दिखाने के, भारतीय जनता पार्टी के भी इस मामले में 2 दांत हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 मुंह हैं। सदन में मैं वही अभी पढ़ रहा था और मैं इसको ट्वीट भी करने जा रहा हूं। मेरे जवाब पे सरकार कहती है कि इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई नई फैक्ट्री यहाँ आई है। सरकार ये भी कहते हैं कि इनसे कितने उद्योग हुए, इससे कोई आंकड़ा, चूंकि जो फैक्ट्री नहीं आई इसके कोई आंकड़े नहीं है, सरकार ये भी कहती है। सरकार ये भी कहती है कि इसमें करोड़ों रुपया एक इन्वेस्टर समिति पे कम से कम 20 से 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, ये सरकार स्वीकार करती है। जब रोजगार नहीं आ रहे हैं, पहले की जो इन्वेस्टर समिति हुई थी, दूसरी हुई, उसमें कोई रोजगार नहीं आए, कोई भी धरातल पर नहीं आए, एमयू साइन होते हैं, भाफड़ होते हैं, मंच पे बढ़िया से कार्यक्रम होते हैं, सरकार के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों के चेहरे चमकते हैं, लखनऊ में सजावट के नाम पे करोड़ों खर्च किए जाते हैं, घोटालों की चर्चा होती है, 1200 कमरे बुक किए जाते हैं, कौन रहता है कौन नहीं रहता कोई आंकड़े नहीं होते हैं, फूल लगाने पर कई करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, इसके कोई आंकड़े नहीं होते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होता है। सरकार सिर्फ एक तत्कालिक आंकड़े प्रस्तुत करती है, उन आंकड़ों में इस बात को बताती है कि हाँ हमने सबमिट की थी, कुछ दिन के लिए बेरोजगार खुश हो लें कि हाँ उन्होंने कोई आयोजन किया, हमें रोजगार मिल सकता है। लेकिन अगर पिछले 5 साल के बिताने के बाद भी मेरे पास 2021 के आंकड़े हैं, मैं तुरंत अभी ट्वीट करूंगा आपके डिबेट पे चलते चलते ही, सरकार के उद्योग मंत्री के, मुख्यमंत्री के आधिकारिक आंकड़े हैं जिनमें सरकार सदन के भीतर लिखित रूप से स्वीकार कर रही है कि इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में बंद हुई हैं। अकेले कानपुर में, मेरा परसों का प्रश्न था, कम से कम 500-700 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और सरकार का लिखित जवाब जो मैं ट्वीट करूंगा, इतने बड़े-बड़े सरकार के पास आंकड़े नहीं है, कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है ब्रजेश जी कि सदन की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो कोई उसको जाके देख सकता है, वहां पर आधिकारिक आंकड़े हैं और चिट्ठियां मेरे अभी मोबाइल में ही मैं लिख ही रहा था, अभी मैं ट्वीट भी कर दूंगा, देख लेंगे कोई कि सरकार जो सदन में कहती है उनके पास कोई एक फैक्ट्री शुरू होने के कोई भी प्रमाण नहीं है, एक आदमी को रोजगार मिला इसके कोई प्रमाण नहीं है, तो हम कैसे मान लें? हम इसको मान, चुकी ये सरकार ठीक वैसे करती है, झूठे सपने दिखाती है और उन्हीं झूठे सपनों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश में हजारों के धन्यवाद दीपक जी। उद्योग धंधे बंद हुए हैं ब्रजेश जी, नए शुरू नहीं हुए हैं। फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज मैंने इनको इसलिए आमंत्रित किया,
आप सोच रहे होंगे ये तो कोरोना पे आते हैं, आज इनका क्या काम। तो आज मैंने इनको इसलिए बुलाया है कि ये भी एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कैसे हैं कि ये एक नहीं, नोएडा के अंदर 2 फेलिक्स के नए हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का ये हिस्सा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश में आपका अनुभव कैसा है, थोड़ा हम सबके साथ शेयर करिए। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने पहला अस्पताल 2015 में खोला था। 2015 से वो हम लोग प्रगति के पथ पर हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या आसपास के राज्य हों, उसमें हमने अच्छी ग्रोथ करी है। हमने इवन जो खाली राज्य के मरीज नहीं ट्रीट किए, दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा है, राजस्थान, यहाँ के मरीज हमारे यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त इवन इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं। और इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए, इसी अनुभव को अच्छा करते हुए हम लोगों ने 2 नए हॉस्पिटल का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ऐलान किया है, जिसका भूमि पूजन किया है, जिसमें 2 नए अस्पताल आ रहे हैं। लगभग 700 बेड्स नए क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ है, नॉन मेडिकल स्टाफ है, उसको हम लोग रोजगार देंगे। और साथ में ही इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, आप किडनी कितना ट्रांसप्लांट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं अपने दोनों हॉस्पिटल्स को लेके, और कितनी जॉब आप क्रिएट कर सकते हैं? जी, लगभग 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ओवर द 2 इयर्स में, और लगभग 1100 से ज़्यादा ही, मतलब लगभग 1500 के आसपास जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम लोग रोजगार देंगे। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ होगा, नर्सिंग स्टाफ होगा, नॉन मेडिकल स्टाफ होगा, तो सारे तरह के स्टाफ होंगे। और ये डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो इस दौरान जब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेके, कि आपको कोई लाल फीताशाही का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी कोई अनावश्यक आपको दौड़ा तो नहीं रहे हैं? नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी बात है कि पहले जैसे हमने अस्पताल खोले थे तभी भी, और पहले एक अस्पताल खोलने को लगभग 26 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, 26 स्टेचुरी कंप्लाइंसेस लेने पड़ते हैं, तो सबसे टफ काम होता है। उसमें प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, प्रोजेक्ट समय पर चालू नहीं होता, इसलिए ब्रेक इवन टाइम पे नहीं आता, प्रॉफिटेबिलिटी टाइम पे नहीं आती, इसीलिए लोग इन्वेस्ट करने से हिचकते हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा में खास करके मैं इसलिए तारीफ करना चाहूँगा कि नोएडा में जो लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं, इनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने के लिए हमें जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे वो निवेश मित्रा या दूसरे पोर्टल से, नोएडा अथॉरिटी के, आपको फॉलोअप नहीं करना पड़ता। इवन आजकल फॉलोअप उल्टा गवर्नमेंट आपको कर रही है कि आपने जीएसटी अप्लाई कर दिया है, आपने फायर की एनओसी अप्लाई कर दी है, आपने मैप अप्रूवल करवाने के लिए नक्शा सबमिट कर दिया है, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जो नोएडा की सीईओ हैं या जो एडिशनल सीईओ हैं, जो ओएसडीज हैं, वो लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं कि जो भी आपके सारे काम समय पर हो रहे हैं? बिल्कुल, मेरे सारे काम समय पे हुए हैं, और मुझे बड़ा फक्र है कि जो चीज़ मैंने अप्लाई करी है वो टर्न अराउंड टाइम के अंदर हुई है। टर्न अराउंड टाइम के अंदर ही नक्शे पास हो रहे हैं, उसके अंदर फायर एनओसी मिल रही है, उसी के अंदर जो फाइनेंस की एनओसी मिल रही है। तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसा माइंडसेट चाहिए, अगर ऐसा माइंडसेट आएगा डेफिनेटली इन्वेस्टर इंडिया से नहीं, बाहर से भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिद्धार्थ कलंस जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के सबसे जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी पकड़ और नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया कलंस जी, काफ़ी दिन के बाद आपसे भेंट हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, थर्ड, आपका क्या अनुभव है, और उत्तर प्रदेश को लेकर जो कमिटमेंट हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, इनको लेकर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्रजेश जी, हम लोग बहुत बार जब भी आपके साथ आर्थिक विषयों पर चर्चा करते रहे हैं, और तमाम सारे जो आर्थिक विशेषज्ञ जुड़ते रहे हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जुड़ते रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में फरवरी 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई थी। उस समय से लेके ग्राउंड ब्रेकिंग हर जगह भाई मुकेश बहादुर सिंह जी मौजूद हैं, उद्योग जगत के प्रतिनिधि के तौर पर ये भी रहा करते थे। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद फिर चेन्नई में हुआ था, जो अलग अलग राज्यों ने अपने इन्वेस्टर समिट कराने शुरू किए। और ये एक आम एवरेज माना जाता था कि इन्वेस्टर समिट जब भी होती है और उसमें जो एमओयू होते हैं, उस एमओयू का कहीं 15%, कहीं 20%, अधिकतम 25% वो धरातल पर उतरता था। उस लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड आज के बाद शायद देश में तो सबसे अच्छा हो गया। हालांकि 3 लाख करोड़ की बात कही जा रही है, लेकिन जो मैं ग्राउंड ब्रेकिंग 1, ग्राउंड ब्रेकिंग 2 और ग्राउंड ब्रेकिंग 3 तीनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो ये 4,68,000 करोड़ जो है, जो इन्वेस्टर समिट में एमओयू हुए थे, उसके मुकाबले ये 40% से तो ज़्यादा बैठ रहा है, 50% से थोड़ा कम है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड ये
सबसे बेहतरीन दिखता है कि जितने एमओयू हुए हैं उसका इतना फीसदी अभी और हो सकता है। ग्राउंड ब्रेकिंग 4 भी कराएं, ग्राउंड ब्रेकिंग 5 हाँ, भी अब कराएं। तक करीब 2 लाख जरूर करोड़ के तैयारी होगी, आसपास मुझे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जानकारी नहीं इन्वेस्टमेंट लेकिन आएगा। जरूर होगी जी। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसके रियलिटी में उसके धरातल पर उतरने की जो तादाद रही है वो उसमें हम अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, एक बात। दूसरी बात, अभी ये बात हुई कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसमें वही ट्रेंड है जो ग्लोबल ट्रेंड है। देखिए, आपको आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, डेटा सेंटर आपको बहुत सारे खुलते मिल रहे हैं। कोविड के बाद थोड़ा और तेज़ हो गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल रही हैं। वही ट्रेंड है करीब करीब जो नेशनल लेवल पे दिख रहा है, जो ग्लोबल लेवल पे दिख रहा है। एमएसएमई की हालत पे हम लोग बहुत बार आंसू बहा चुके हैं। एमएसएमई में हुआ है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए जितना होना चाहिए उतना तो नहीं दिखा है, फिर भी हुआ है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में करीब 70% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड जो हमेशा से सूखा झेल रहा था, वहाँ 4-5% के करीब हुआ है। पूर्वांचल को थोड़ा सा पूर्वांचल में बेहतरी आई है, शायद प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने की वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको हमें सकारात्मक रूप से इसलिए देखना चाहिए कि एडवर्स कंडीशंस में अगर उत्तर प्रदेश एमओयू को धरातल पर उतार पाने में इतना भी सफल है तो ये काबिलियत मानी जानी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ एक इन्वेस्टमेंट तो ऐसे हैं जो बड़े जॉब क्रिएटर साबित हो सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर है, डेटा सेंटर्स हैं। ये सब बड़ी तादाद में यंगस्टर्स को, जो फ्रेशर्स हैं, नौजवान जो हमारे यहाँ पढ़ कर निकल रहे हैं, उनको एकोमोडेट करेंगे। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए, जैसी इस समय अर्थव्यवस्था की आप देख रहे होंगे कि इस समय देखते हुए अडानी ग्रुप की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में निवेश की काफ़ी ज़्यादा है और कई बड़ी परियोजनाएं अडानी ग्रुप यहाँ शुरू कर रहा है। इस संभावना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2-3 संभावनाएं उनको। एक तो देखिए, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, जो आज एक उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के लिए। दूसरा, लॉजिस्टिक पार्क के लिए। लॉजिस्टिक के को लेकर मुकेश जी मुझे दुरुस्त कीजिएगा, शायद पूरे देश में लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की सबसे पहले अगर पॉलिसी कोई लाया तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार लाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अडानी समूह के व्यावसायिक इंटरेस्ट को सूट कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना वो उनके लिए ज़्यादा मुफीद लग रहा है किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले। कि अगर गुजरात से बाहर वो आते हैं तो उनको यहाँ पर एक। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुकेश सिंह मौजूद है, मुकेश बहादुर सिंह, चेयरमैन है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दरअसल इंडस्ट्रीज़ में कि ये जो चैम्बर्स होते हैं ये सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, सरकार और इंडस्ट्रीज़ के बीच तालमेल बिठाने का काम करते हैं। मुकेश सिंह उसके रिप्रेजेंटेटिव। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी। GBC 1, GBC 2 और अब GBC 3, क्या अंतर आपको इन तीनों GBC में दिखता है? और तीसरा कि जो कमिटमेंट्स करके गए थे यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति, क्या ये वाकई में अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं या यहाँ सिर्फ भाषणबाजी चल रही है? धन्यवाद ब्रजेश जी। जो पैनल है आज का, उसमें सिद्धार्थ भाई यहाँ पर मौजूद है, जो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में आर्थिक मामलों के सबसे बड़े पत्रकारों में शुमार होते हैं। डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद अपने आप में एक इन्वेस्टर हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो आपने खुद सुना। दीपक जी को मैं बधाई देता हूँ। दीपक जी को अभी सम्मान हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रश्न उन्होंने पूछा था विधान परिषद में, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और दीपक जी को ये देखना पड़ेगा कि जो अभी वो बात उठा रहे थे कि ये सारी शोशेबाजी है, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। जो आपने पूछा GBC 1, GBC 2, GBC 3, देखिए एक चीज़ तो तय है कि अपवर्ड ट्रेंड है उत्तर प्रदेश में। 2017 से लगातार न केवल विदेशी कंपनियां बल्कि भारत की तमाम बड़ी कंपनियों ने आकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है जी। 3 लाख, अभी सिद्धार्थ भाई डेटा भी बता रहे थे कि 3 लाख करोड़ के आसपास का जो ग्राउंडेड हुए हैं प्रोजेक्ट्स, वो ऑलरेडी शुरू हो गए। गौतम भाई अडानी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। तो देखिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सरकार के प्रति वो इंडस्ट्रीज में हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों के ज़माने में इंडस्ट्रीज जो है जब ड्यू डिलिजेंस करता था तो हर शहर में उत्तर प्रदेश में एक अतीक या एक मुख्तार अंसारी पाता था, और एक्सटॉर्शन के डर से उत्तर प्रदेश में कभी भी 2017 से पहले किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज ने अपनी रुचि नहीं दिखाई।
आज की डेट में उसको लगता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, उसका जो है उसके लोग सिक्योर्ड हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो सिद्धार्थ भाई भी अपनी बात में कह रहे थे कि पूरा अगर सर्वांगीण विकास करना है तो एग्रेरियन इकोनॉमी है हम लोग उत्तर प्रदेश, हमें किसान लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूं, किसानों के साथ प्रोग्राम करते हैं हम लोग, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। तो किसान भले वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन किसान इतना प्रोग्रेसिव है उत्तर प्रदेश का, जो उन्नतशील किसान है उसको पूरे दुनिया में वो अपनी चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हो, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हो, वो सारे जो है वो भेजने में सक्षम है। तो हमें एग्रेरियन इकोनॉमी होने के नाते आज ये बात ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही कि कृषि की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और राजनाथ जी ने भी कही कृषि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उन्नतशील किसानों को आगे लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को और चैम्बर्स को उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि पूरा जो आप मुझे बताइए कि चूंकि आप चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच जी किस तरह के तालमेल की कमी होती है? आपके अनुभव कैसे हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और ठीक किए जाने की ज़रूरत है? निवेश का रास्ता और सुगम कैसे किया जाए, जो मैं अपनी ओपनिंग स्पीच में दुनिया के दूसरे मुल्कों का उदाहरण देते हुए कह रहा था। ब्रजेश जी, सरकार में अगर केवल उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और इंडस्ट्री के बीच में आजकल जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे बेहतरीन है अमंग ऑल स्टेट्स। जो इंडस्ट्रीज आता है, देखिए इंडस्ट्रीज कभी भी बगैर ड्यू डिलीजेंस किए, कभी भी वायबिलिटी को देखे हुए, रेड टेपिज्म की जो बात आपने शुरू में की कि लाल फीताशाही खत्म हो गई है, स्टैच्यूटरी कंप्लायंस, अभी डॉक्टर डीके गुप्ता खुद बता रहे थे कि स्टैच्यूटरी कंप्लायंस को कम कर दिया गया, ये सही है। जो इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच का जो समन्वय है वो इतना बेहतरीन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, GBC 1, GBC 2, GBC 3 के बाद से। और आज आपने देखा हो प्रधानमंत्री जी के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को अप्रिशिएट किया है। अगर देश का प्रधानमंत्री अप्रिशिएट कर रहा है तो निश्चित रूप से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोगों से, चैम्बर से कंप्लेन तो नहीं करता कि कोई कंप्लेन नहीं करता। मैं तो 2017 से आपने देखा है, मैं लगातार कई चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में सबसे ज्यादा स्मूथ फंक्शनिंग है, आप ये कहना चाहते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग है, स्मूथ फंक्शनिंग। ऑलराइट, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, यानी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग का तीसरा चरण। सरकार का दावा है, और वो कुछ बड़े उद्योगपतियों को भी बुलाया गया था, कि आज 80,000 करोड़ की 1446 परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। आप सहमत हैं? आप इसे ठीक मानते हैं? ब्रजेश जी, अच्छा सपना अगर देखने को मिले तो जब तक नींद न टूटे तब तक तो अच्छा ही है, क्योंकि अर्थशास्त्री को भी सुना, अभी मैं मुकेश बहादुर जी को भी सुन रहा था। हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते हम सवाल खड़ा करेंगे, और सवाल सिर्फ यही कि 2018 में सबसे पहले इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, और जो आंकड़े आपने भी बताए, पहला, दूसरा, आज ये तीसरा था, धरातल पे क्या उतरा है? हम उन सभी जानकारों से जानकारी चाहते हैं कि जमीन पर कितना उतर गया है, कितने हजार करोड़ का इन्वेस्ट हो गया है, जमीन पर कितना खड़ा हो गया है, कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। आप किसान की बात कर रहे थे, यही सरकार कह रही थी 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। यह बात किसने कही थी? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जोर जोर से कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। यही सरकार कितनी धोखेबाज है, नियुक्ति देने के बाद अब उनको ज्वाइन नहीं करा रही। जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं लाठी खा रहे हैं, धूप में बैठ के धरना दे रहे हैं जी। अच्छी बात सिर्फ ये है ब्रजेश जी, क्योंकि जो चेहरे आते हैं दिखाने के लिए कि ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाएंगे, वो आंदोलन नहीं करते हैं कि हम नहीं लगा पाए। वो आए, उन्होंने फोटो खिंचाई, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाई। हम तो एक सवाल कर रहे हैं, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरक्की हुई, तरक्की तो हम भी चाहते हैं। अब सरकार में नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की नहीं चाहते, या उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले वो नहीं चाहते। तो इस तरक्की में कुछ योगदान करिए और अपने सुझाव दीजिए कि हम अर्थव्यवस्था को और कैसे बेहतर करें।
हाँ, ठीक बात। तो सुझाव सिर्फ ये है कि ये जो भी काम हो रहे हैं वो सिर्फ इवेंट ना बने, टीवी अखबार से हट करके जमीन पर भी जाएं। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत उद्योग आ गया, बहुत रोजगार हो गए हैं, राम राज है, कोई परेशान नहीं है, आम आदमी भी ये बात कहना शुरू करे। अगर आम आदमी कहना शुरू कर देगा तो हम कैसे खिलाफ बोल पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग टीवी अखबार पे आके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन गरीब से पूछो जाके, बेरोजगार से पूछो जाके, जो उम्मीद लगाए नौजवान बैठा था कि उद्योग आ रहे हैं, हमको नौकरी मिलेगी, उनसे पूछो कि क्या हुआ। सुझाव सिर्फ यही है ब्रजेश जी कि सरकार टीवी और अखबार के ऐड से बाहर आए और सरकार उन उद्योगपतियों को सुविधा दे जो उद्योगपति यहां आकर के उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए काम करें। हमारा किसी उद्योगपति से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। उद्योगपति कोई दूसरे देश का नहीं है, वो कुछ दूसरे स्टेट का हो सकता है, लेकिन है भारत का ही। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। कम से कम सरकार झूठ बोलना बंद करे और ये आंकड़े जरूर उजागर करे ब्रजेश जी कि अब तक कितने रोजगार उद्योगपतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश। बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं और आज GBC 3 का हिस्सा भी रहे। वीरेंद्र जी ने कवर भी किया। वीरेंद्र जी, आपका अनुभव क्या कहता है? ग्राउंड ब्रेकिंग 1, 2 और अब ये तीसरी समारोह हुआ, उत्तर प्रदेश के आर्थिक वातावरण में, निवेश के वातावरण में, औद्योगिक वातावरण में आप क्या तब्दीलियां पाते हैं? देखिए, जैसे हम लोग इस देश में तमाम सारे त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से सरकार का भी एक ये बड़ा त्यौहार था, बड़ा उत्सव था। लेकिन इस तरह के उत्सव मनाना कोई आसान काम नहीं है और देश के प्रधानमंत्री और देश भर के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में बुलाकर एक बड़ा आयोजन करना, ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश पर लोगों के भरोसा बढ़ाता है, पूरे देश में यूपी की साख को भी बढ़ाता है। यूपी में खुशहाली आए, तरक्की आए, रोजगार बढ़े, इसके लिए ही तो जनता ने सरकारों को चुना है। 5-5 साल में चुनाव होते हैं और जनता मैंडेट देती है। आज एक बात ये ज़रूर दिखी कि योगी के बुलावे पर पूरे देश के उद्योगपति आने को तैयार हैं। निवेश का सीधा संबंध रोजगार से है, आमदनी से है। उद्योग, फैक्ट्री, व्यापार जब ये बढ़ता है तो लोगों की जेब में पैसा आता है, उनको रोजगार मिलता है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उनके घर में खुशहाली, तरक्की आती है। यूपी में जब एक ज़माना था कि कोई भी उद्योगपति पैसा नहीं लगाना चाहता था, गुंडागर्दी का माहौल था, एक्सटॉर्शन वसूली चलती थी, वो परिस्थितियां खत्म हुई। मैं इस बात को कहूँगा कि पिछले 15 सालों में ये परिवर्तन धीरे धीरे आया है। योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सौभाग्यशाली भी हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति के कि उनको 10 साल का एक टेन्योर मिला हुआ दिख रहा है। 5 साल वो पूरा कर चुके हैं, 5 साल में वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे में उद्योग जगत उनकी बातों पर भरोसा करता है। उनके बुलावे पर 80,000 करोड़ की परियोजना आज लेकर लोग आए। उसमें अकेले गौतम अडानी 70,000 करोड़ लगा रहे हैं, 30,000 करोड़ नौकरियों का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन हम लोगों ने वो दौर देखा है जब लाल फीताशाही, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, बिजली, सड़क, ये सब उत्तर प्रदेश में बड़ा दुरू थी। फैक्ट्रियां लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब बदलाव की स्थितियां हैं जी। ये जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ब्रजेश जी, 80,000 करोड़ कहा जा रहा है। अगर 25% भी ये ज़मीन पे आ जाए तो इसका खूब स्वागत करिए, खूब तालियां बजे और प्रदेश में निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर ये 25% भी आ जाए तो हम लोग तो ये कामना करते हैं कि 25% तो सरकार खींची लाएगी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में
एक्सप्रेसवे का जाल बना। पहले आगरा एक्सप्रेसवे बना, फिर पूर्वांचल बना, अभी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मिसाइल टैंक तोप बनने शुरू होंगे, तमाम सारे ऐसी प्रोजेक्ट आए हैं मेट्रो से लेके जो स्पीड को बढ़ा रहे हैं और ये बताते हैं कि यूपी विश्व स्तरीय स्टेट्स के तुलना में, राज्यों के शहरों की तुलना में विकसित होने वाला है। और इसलिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सरकार अगर दे रही है तो उद्योगपति उसको स्वीकार करेंगे। जी, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल निर्माण कंपनियां, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, तमाम सारी चीज़ें आ रही। एक फिल्म सिटी थोड़ी रह गई, वो आने वाली है। उसका पिछले वाले ब्रेकिंग सेरेमनी में हुआ था MOU। अब एक बात आती है कि असमान वितरण की, कि पश्चिम में ज़्यादा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, NCR, मेरठ में तमाम सारे लोग उद्योग लगाते हैं, दिल्ली के करीब रहना चाहते हैं, बिजली पाते हैं, सुविधाएं पाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड अछूता रह जाता है। मध्य यूपी तक लोग आ जाते हैं, कानपुर, लखनऊ तक, लेकिन पूर्वांचल छूट जाता है। भदोही जैसा जो इलाका है जो कालीन के लिए विख्यात था, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इस बात से थोड़ा संतोष बढ़ता है कि बगल में बनारस से प्रधानमंत्री हमारे निर्वाचित हैं। उनके आने के बाद से बनारस की काफ़ी तस्वीर बदली, सड़कें बदली, हवाई अड्डे बदले और जल मार्ग बदल रहा है। तमाम और उद्योग वहाँ पर आने की तैयारी में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। तो पूर्वांचल को एक बहुत बड़ा लाभ प्रधानमंत्री से मिला है। और अभी ये दो क्षेत्र हैं, दो पूर्वांचल में गोरखपुर का ये जो इलाका है, थोड़ा ये फर्टिलाइजर फैक्ट्रियाँ चली कुछ। जी वीरेंद्र जी। और ये बुंदेलखंड, डॉक्टर गुप्ता से कहिए कि एक आध अस्पताल लखनऊ में भी लगावें, खोलें। ये सब नोएडा में ही रुपया ना झोंक दें, यहाँ के अरे डॉक्टर साहब यहाँ भी आ जाओ भाई, वीरेंद्र जी बुला रहे हैं, इधर भी कुछ लगाइए। यहाँ के भी लोगों को जरूरत है। देखिए उत्तर प्रदेश, नहीं खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे भाई। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश कहते हैं व्यापार सृजन की स्थिति में आज देश में नाम कमा रहा है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग में, बिजनेस में वो नंबर 2 पर आ गया। एक बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य, कई सरकारों की कोशिश से, पहले अखिलेश यादव ने कोशिश की, फिर योगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी का उस पर साथ, डबल इंजन की सरकार। आप देखेंगे कि 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनसंख्या की वजह से हम थोड़ा मार खा जाते हैं। बस बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार हो वो उसको उत्तम प्रदेश बनाए। या इतना अधिक मायने नहीं रखता कि आज हम क्या हैं, बल्कि उससे अधिक यह मायने रखता है कि हम क्या बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश किधर जा रहा है? योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार जो काम कर रही है वो आगे बढ़ाए और मजबूती से बढ़ाए, उसके लिए उसको जन समर्थन, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, समाज का सपोर्ट चाहिए। जी ब्रजेश जी, जो ऊंचाइयां इस देश में बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने, नेताओं ने, सरकारों ने हासिल की है, वो ऐसे नहीं हासिल की है। उसको पाने के लिए उन्होंने जब तब कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, काम किया। जब उनके साथ के लोग सोते थे, आराम करते हैं, जब उनके प्रतिद्वंदी ढीले पड़ जाएंगे और लोग मेहनत करने वाले सतत प्रयास करते रहेंगे, तो वो प्रदेश के तरक्की के रथ को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। बहरहाल जी, कंक्लूड आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, बड़ा दिन है, तो उस पर अच्छा ही कहना है कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। जी। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के ही कदमों में सारा जहान होता है। वाह,
बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 को लेकर हमने जो परिचर्चा आयोजित की है, एक प्रश्न जनता से पूछा कू ऐप पर कि क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने से यूपी में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो सुप्रिया लिखती हैं कि योगी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता खुला हुआ है। विवेक पांडे लिखते हैं कि विकास होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन विकास में कोई भी समुदाय पीछे न छूटने पाए, एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी। एसएन सिंह जी, जनता भी ये कहने लगी है कि सबका साथ होना चाहिए और सबका भरोसा होना चाहिए, तभी आप तरक्की के सभी आयाम और ऊंचे से ऊंचा पायदान छू सकते हैं, लेकिन तब जब सबका साथ हो। देखिए ब्रिजेश जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, यही तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय सबसे सुंदर नारा है। ब्रिजेश जी, 10-10 सेकेंड में मैं बड़े भाइयों का जवाब दे दूं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनका भी जवाब देना आपके चैनल के माध्यम से जरूरी है। इसके पहले की 2 सरकारें थी, एक पत्थर पर निवेश करती थी और एक परिवार के लिए निवेश करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए निवेश किया। जो परिवार के लिए निवेश किए वो प्रदेश को फायदा नहीं पहुंचा है, लेकिन जो प्रदेश की जनता के लिए निवेश किया जा रहा है वो प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। हमारे भाई ने कहा कि हम डेटा जानना चाहते हैं। मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहूँगा कि सैमसंग की कंपनी आज नोएडा में लगी हुई है और ढेर सारे कार्य हो रहे हैं, उसको आप आकर देख लीजिए। रैपिड रेल का कार्य जो हो रहा है, मोनोरेल का, मेरठ से लेकर दिल्ली तक, उसको देख सकते हैं। और कट्टा बम की जो फैक्ट्री आपके द्वारा मेरठ और अलीगढ़ में लगाया गया था, उसको हटा के हमने उसमें डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ दिया और वहां 75 देशों को निर्यात करने की सामग्री तैयार हो रही है। नोएडा में अडानी समूह ने 4900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और अकेले नोएडा अथॉरिटी के द्वारा 23,285 करोड़ की जमीन तमाम लोगों को दिया गया है, जिसका डेटा उपलब्ध है। डालमिया ग्रुप 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट 2100 करोड़ रुपए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कर दिया गया। सुनील जी रुकिएगा, मैं टाइम दूंगा और आपको, एपकान भी अपना कार्य धीरे धीरे शुरू की है। एपकान कानपुर में और आगरा में कार्य कर रही है। हीरा नंदानी का मैं शायद नाम ले चुका हूं। तमाम ऐसे माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और सैमसंग ओडीओपी के माध्यम से भी 1,56,00,000 का निवेश हो चुका है। इन्होंने रोजगार की जो बात कही, अभी सिर्फ जो नोएडा अथॉरिटी ने कहा है 22,858 लोगों को रोजगार 2017-18 के में दिया गया है और 2018-19 में 57,107 अप्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है। 2021-22 में 52,538 लोगों को नोएडा अथॉरिटी के माध्यम से जो जमीन दी गई है और जो कंपनियां शुरू हुई हैं, जो ESI PF में जो नामकरण हुआ है उसके माध्यम से हुआ है। मैं ये कहूंगा, 1 रुपए का निवेश हो या 100 रुपए का निवेश हो, 100 की संख्या भी 1 से शुरू करके ही पूरा किया जाता है। पहले जो परिवार के लिए काम किया जा रहा था उसमें परिवर्तन करके प्रदेश के खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आज कार्य जो किया जा रहा है, बड़ा मन दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के बड़े भाई को स्वागत करना चाहिए। और हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो अपराधियों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। जो पहले कहा जाता था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और जैसे ही एक चीनी मिल जैसी चीजें अगर बबनान से लेकर बलरामपुर में खुलने जाती थी तो वहां के छोटे छोटे नेता वो बम बंदूक लेकर, लाठी डंडा लेकर चले जाते थे कि सबसे पहला निवेश आपको हमारे ऊपर करना होगा, इसलिए उसके बाद आप चलाएंगे। यह सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इस नाते आज निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं ब्रिजेश जी, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। ऑलराइट, सुनील साजन आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक सिंह जी, एक तंज जिन्होंने एसएन सिंह ने आप पर भी मारा है। दीपक सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। एक तंज इन्होंने आप पर भी किया है। देखिए ब्रजेश जी, हम तंज पे तो नहीं, लेकिन एक चीज मानते हैं कि भारतीय आप कह रहे थे डेटा बताओ, इन्होंने टकाटक डेटा बता दिया सब।
नहीं, ये यही तो काबिलियत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जो व्हाट्सएप पे मिल जाता है उसको बढ़िया से बता लेते हैं। मैंने अभी ट्वीट कर दिया है, जो आप भारत समाचार के व्यूअर हैं वो मेरे ट्विटर हैंडल दीपक सिंह INC पर जाकर देख लें। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सदन के भीतर आधिकारिक जवाब है कि एक भी फैक्ट्री शुरू नहीं हो पाई है, एक भी रोजगार नहीं मिले हैं। एक डेटा और लगा दिया है, अकेले एक जनपद का उल्लेख दिया जहां पर कहा है 120 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। तो ये जो बता रहे हैं, तो अडानी जी ने 70 करोड़ 1000 करोड़ का किया, वो तो मालिक है भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी से के नेताओं से बेहतर ढंग से प्रपोज कर सकते हैं, बेहतर ढंग से भाषण कर सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया कि हम अपनी जो हमारी पार्टी है, लोकतंत्र के पांचवें प्रहारी बन गए हैं अडानी जी, दूसरे नहीं आए, अब शायद अंबानी जी नहीं आए, और जो भारतीय जनता पार्टी को संचालित करते हैं तो एक भाषण दे के गए हैं। जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि किसी आयोजन में टेंट कुर्सी लाइट लगाने से इमारत नहीं खड़ी हो जाती, उस तरह से आयोजन से उत्तर प्रदेश की सूरत नहीं बदल रही है। जो खैनी खाने वाला प्रचार करता है टेलीविजन पर, वो खैनी नहीं खाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये विज्ञापन है, प्रचार है, और जो टेंट हाउस कुर्सी लगा के दिखाया गया है वो धरातल पर उतरने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि जो सरकार कहती है हम नहीं कर पाए हैं, इनके प्रवक्ता टेलीविजन पर आकर गिना देते हैं। थैंक यू। मैं दावे के साथ कहता हूं ये सब बातें अफवाह हैं, धोखा है, और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ गुमराह करने वाली बात है। डॉक्टर DK गुप्ता, बीरेन जी कह रहे थे कि एक आध अस्पताल इधर भी खोलिए, आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी, और हम लोग अगला जो अस्पताल आएगा वो सबसे पहले लखनऊ है, उसके आसपास ही आएगा। नोएडा में ऑलरेडी हम लोग के 3 अस्पताल हो चुके हैं, तो हम लोग नोएडा से बाहर आएंगे, जो वेस्टर्न यूपी उससे बाहर कदम रखेंगे। और खास करके एक बात बताऊं, मैं हेल्थ केयर में वैसे भी जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज है वहाँ बहुत स्कोप है, बिकॉज ऑलरेडी जो मेट्रोज है वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत सारे आ चुके हैं, वहाँ पे बेड्स मैं तो आपको तो सजेस्ट करूंगा कि आप झांसी चलो, आप जौनपुर चलो, आप कौशाम्बी चलो। कौशाम्बी बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा गृह जनपद है, तो मैं तो उसे प्रमोट करूंगा। आप शाहजहांपुर चलिए, आप श्रावस्ती चलिए। मैं सच कह रहा हूं कि बहुत अच्छा स्कोप है अगर Tier 2 Tier 3 के बारे में आप सोचे तो। कल मैंने डॉक्टर त्रेहन को बुलाया था और इस विषय पर मैंने उनको कन्विंस किया, और आपको भी कन्विंस करना चाहता हूं कि आप Tier 2 Tier 3 में चलिए। बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं एक चीज और अच्छी बात बता रहा हूं कि किसी भी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, ईज ऑफ बिजनेस, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 3 अगर पॉइंट हम अच्छे से काम कर लें तो शायद सरकार इसको और प्रमोट कर सकती है। देखिए, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट समिट तो हम लोग यही डिबेट में कर लिए। आप तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए? जी। दीपक जी मान कहाँ रहे? नहीं, इनके मंत्री नहीं मानते, इनके मंत्री बताते कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट, सिद्धार्थ कलंज जी आप मुझे बताइए। देखिए, कल मैंने डॉक्टर त्रेहन से बात की थी, आज डॉक्टर DK गुप्ता से भी बात की। इन दिनों कोरोना पे 2 साल मैंने काम किया। थैंक यू SN सिंह जी, प्लीज SN सिंह जी प्लीज, मैं दूंगा, टाइम समय बचा तो जरूर दूंगा। कोरोना के दौरान मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के और तमाम चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से इंटरेक्शन का अवसर मुझे मिला। इस दौरान मैंने इन लोगों को ये सजेस्ट किया कि Tier 2 Tier 3 पे चलिए, गांव ग्रामीण के क्षेत्र भी पकड़िए, अपने सैटेलाइट सेंटर्स खोलिए, और गांव के लोगों को भी अच्छी सुविधाएं अगर कम कीमत पर मिल जाएं हेल्थ की, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? देखिए ब्रजेश जी, ये इसको अगर हम एक इंडस्ट्री के तौर पे देखें, मेडिकल इंडस्ट्री, तो ये मैंने कम देखा है। दरअसल मेडिकल इंडस्ट्री में जो भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, थोड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड हमने उनको ज़्यादा देखा है, और शायद यही वजह है कि Tier 2 Tier 3 शहरों में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो Tier 2 Tier 3 शहरों की तरफ चली गई, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री जो है उसके बड़े जो प्लेयर हैं वो नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं, इस दिशा में अगर सरकार थोड़ी, हालांकि एक पॉलिसी है, अगर पॉलिसी को थोड़ा और लचीला बनाए कि Tier 2 Tier 3 शहरों में इस इंडस्ट्री यानी मेडिकल इंडस्ट्री को अगर अपनी कोई इस्टेब्लिशमेंट करना है, तो उसको कुछ अतिरिक्त सहूलियतें, अतिरिक्त रियायतें, कुछ और चीज़ें इस तरह से अगर दे, तो शायद मुझे लगता है कि मैं तो कहता हूं कि कुछ टाइम के लिए आप टैक्स फ्री कर दीजिए, और वो जो टैक्स फ्री कर रहे हैं उसको कंपलसरी कर दीजिए कि इतने गरीबों का आपको इलाज करना है। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है, आयुष्मान कार्ड है, ये सब तमाम चीज़ें हैं, इनका स्प्रेड जैसे होगा और जो दायरा इनका बढ़ेगा,
तो उसके बाद इनके पास मैं वो तो जो, पूरे डिबेट जो के पेमेंट पैनलिस्ट की तरफ से प्रॉब्लम आ आपसे रही ये थी, कहूंगा जो कि आप लोग, एक ड्राफ्ट तैयार करिए इसका, और हम सब लोग वो ड्राफ्ट सरकार को भेजेंगे, और जो सदन में सदस्य हैं उनको जरूर। भेजेंगे कि आप थोड़ा सा इस पर बिल्कुल कुछ होना काम करिए चाहिए। आप लोग। बिल्कुल होना चाहिए कि टियर 2 टियर 3 शहरों में आना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुकेश जी ने कही थी, आज प्रधानमंत्री ने भी उसकी तरफ इशारा किया था। दरअसल पूरे जो आज जीबीसी हुई है, जीबीसी का कैच दरअसल एक ये आता है, या जिस पर हम उंगली उठा सकते हैं, ये है कि इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या रूरल सेक्टर की तरफ जो है, और उस तरफ प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया है। चूंकि उत्तर प्रदेश के पास एक अपनी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी है, अच्छी पॉलिसी है, और पॉलिसीज़ में जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमेंडमेंट भी किए हैं इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से, तो मुझे लगता है अगर और चाहेंगे तो और हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगर सुनील उस साजन भी मेरे डायरेक्शन में साथ कुछ इस और वक्त जुड़ इन्वेस्टमेंट चुके आता हैं। है, कुछ और कंपनी आती हैं। जी यस, सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। यस प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनने के बाद ही कह सकता हूं कि हवाबाजी भारतीय जनता पार्टी का पेशा है। देखिए, दीपक जी ने जो सदन की बात कही और वही बीजेपी के प्रवक्ता ने कही, एक भी उद्योग इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि ये चल गया है। और हमने ये नहीं पूछा, ये तो टीवी अखबार में देखने को मिल जाता है कि यहां लगेगा, यहां लगेगा। हम ये सवाल कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कहां कौन सी फैक्ट्री चल गई, उस फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार मिल गए, उनकी नाम और सूची आप दे दीजिए। भाई आप सरकार में, हम विपक्ष में, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए। तो आप गोल गोल जवाब मत दीजिए कि चल रहा है, कर देंगे, ये परिवार की थी। अरे जिस सरकार को आप परिवार की कह रहे हैं, उसी सरकार ने एक्सप्रेसवे दिया है, उसी सरकार ने 18 लाख लैपटॉप दिए हैं, उसी सरकार ने मेट्रो दी है। गोरखपुर एम्स उसी में, सरकार आप में गोरखपुर एम्स आपके में 200 भी मानेंगे कि 200 लोग कार्य कर रहे गोरखपुर हैं, एम्स की जमीन 500 दी, लोग भी मानेंगे कि जो मेट्रो कानपुर और आगरा में कार्य कर रहे हैं। अब जो रैपिड रेल बन रहा है, एक सेकंड हसन सिंह जी, उनको बात कंप्लीट कर लेने दें। सिर्फ सुनील साजन बोलिए, सुनील साजन गो अहेड। सुनील साजन पड़ेगी। आप सत्य सुनते ही नहीं ओके, हैं, सुनील जी सत्य बोलिए। स्वीकारते ही नहीं हैं। यशवंत सिंह जी रुक जाइए। मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही अनुरोध है कि ये लोग सुनते नहीं। आप बोले। देखिए, जब मैंने सच बता दिया तो भड़बड़ाने लगे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, इनकी मजबूरी है कि सरकार का पक्ष रखना है। ये नहीं जानते। एक जगह बता दीजिए, हम कह रहे हैं 3 उद्योग बता दीजिए जो चल गए, उनमें रोजगार मिल गया। में बेची जा रही बात कर रहे हैं, और हुआ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम 3 नई चीनी मिलों अरे को ले आ रहे बीएसपी हैं के और टाइम हुआ में बिकी भारतीय थी, जनता इनके टाइम में पार्टी नहीं बिकी है। थी। क्या बात कर रहे हो? BSP अरे कोई जानकारी सही से लेकर आया करिए। ओके, ऑलराइट, थोड़ा थैंक यू, पढ़ आप लिख दोनों करके का धन्यवाद। डिबेट में आया मुकेश सिंह की करिए। बारी अरे है। अच्छी से जानकारी Thank you, thank you, thank you, thank you, ब्रिजेश thank you. जी आपको फुसला रहे हैं, आपके समय में भी बिकी थी, आप जानकारी ले थैंक लीजिए। यू, थैंक यू। हाँ मुकेश जी, पढ़ आप लिख कुछ करके आपत्ति आया कर रहे करिए। थे। थैंक पढ़ यू, लिख करके आया करिए डिबेट में। थैंक यू, थैंक यू। मुकेश जी, go ahead. सुनील जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे बड़े अच्छे से आपको पढ़ जिस के भी आया हूं। डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बहुत चाहिए, अच्छे से कितने भी हमको एम्प्लॉयमेंट के, आपसे आप अरे मुझसे मुकेश जी लीजिए, को मैं बोलने आपको दीजिए, छोड़ देना मुकेश सिंह जी चाहिए को बोलने दीजिए। बोलिए मुकेश जी। एसएन सिंह साहब, मैं सुनील भाई की बात का जवाब दे देता हूँ। जितने भी आपको उत्तर प्रदेश में 2017 से लेके 2022 तक जितने भी ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स के, आप लिस्ट मुझसे ले लीजिए, पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ मैं भेज दूंगा। सुनील जी आपको, नहीं एक मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। आप समाचार मेरी बात सुनिए, दिखा दीजिए, आपको सब भी लोग देख लेंगे। सुन लीजिए। अरे हमें क्या भेजेंगे? लिस्ट में इंटरेस्टेड है, मैं आपको भेज आप दूंगा। ब्रजेश जी को दीजिए, ये चलाएंगे। देश में 21 प्रोग्रेसिव पॉलिसी हमें नहीं, आप पॉलिसी नहीं, पढ़िए। हमें नहीं, आपको भेज दूंगा मैं। आप अरे हमें नहीं भेजिए। और दीपक भाई भी जो पूछ आप रहे थे, ब्रजेश जी को उत्तर भेजिए। प्रदेश की पॉलिसीज पढ़िए। और आज का मंत्र आप देखिए जो ग्राउंड ब्रेकिंग पे की है कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अरे भाई सुनील जी, आपको वो मंत्र दे रहे हैं, मंत्र ले लो ना। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म 2017 ले लो मंत्र उनसे। लगातार जो है उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस हो रहा ब्रिजेश जी है। देखिए, और दरअसल ये मंत्र जब सभी शीशे सरकारों में को चश्मा देते हैं। लगाएंगे बोलने तब तो दीजिए, ब्रिजेश बोलने जी को दीजिए। एक सेकंड बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। आप मुकेश जी को आप लोग बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने अमेंड किया, 2017 से पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म हुई हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था ब्रिजेश जी, आपके चूंकि करोड़ों दर्शक आपके देखते हैं इस प्रोग्राम को, उत्तर प्रदेश में किसानों को स्टार्टअप के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरा ग्लोबल मार्केट उनके लिए है। और मैं हर शहर में गया हूं। इलाहाबाद शहर में एक किसान जो है टनों भिंडी यूएई को एक्सपोर्ट करता था। हमें उनको सही ढंग से लिंकेज देना है, फैसिलिटेट करना है। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और राजनाथ जी ने भी कहा कि ओडीओपी की जो स्कीम है
पूरे देश Thank में you, रेप्लिकेट मुकेश जी। कर रही है। सुनील जी आप पढ़िए Conclude पहले, करें, conclude केवल करें। केवल एसएन सिंह जी, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप अपनी बात रख लें। मेरे पास आपके लिए 20 सेकंड है। यस, गो अहेड। देखिए, मैं सभी बड़े भाइयों का सम्मान करता हूं और जो कुछ भी कहे, मुझे नहीं पता कि किस तरह से आपने सवाल किया। हम लोग तो जन विश्वास यात्रा और चुनाव में भी बताते रहे कि हमने 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 50 लाख का प्रत्यक्ष रोजगार दिया। चूंकि जब बुनियादी ढांचे में आप विकास करते हैं, जब सड़कों का विकास करते हैं, तो भी तमाम रोजगार उपलब्ध होते हैं। लेकिन मुझे नहीं जानकारी कि आपको किन कारणों से नहीं उपलब्ध हो पाया। या तो आप शीशे का चश्मा नहीं, लकड़ी का चश्मा लगा रहे हैं। हाँ सुनील जी, अब आपके पास 20 सेकंड है। उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के प्रति भागीदार बनिए। आपका टाइम स्टार्ट, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये चाहता हूं कि मुकेश जी अभी कह रहे थे कि हमें भेज देंगे, आप हमें मत भेजिए। आप ब्रजेश जी को नो इंटरप्शन प्लीज। इसी चैनल पे चल जाएगा, सब लोग जान जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे कि आपने क्या काम किया। आप एक किसान की बात कर रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में किसान भुखमरी से मर रहा है, अरे एक आत्महत्या कर रहा है। सरकार ने कहा, अरे सुनिए, किसानों का डेटा मैं आपको सुनील भाई दे दूंगा। धन्यवाद डिबेट ओवर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।